एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन। यस, प्रीवियस वीडियो से हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक चैप्टर जो आपका 12th बोर्ड्स में आने वाला है बिजनेस स्टडीज का, उसको मैं 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको रिवाइज कराऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सो दैट बोर्ड से पहले आपका कम समय में ज्यादा अच्छा पढ़ाई रिविजन हो जाए। तो इस सीरीज में आज सेकेंड चैप्टर की बारी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए फिर इस पर्टिकुलर नाम का मतलब जानने से ही शुरुआत करते हैं चैप्टर के रिवीजन की। देखिए, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस। कभी भी आप किसी ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उस समय जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है उन्हें हम प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। और ऑब्वियसली ये किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वो तो हम फर्स्ट चैप्टर में देख ही चुके हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से अक्सर केस स्टडीज पूछी जाती हैं, एक एक नंबर की या फिर समटाइम्स 3-3 नंबर की। तो हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन वीडियो भी बना हुआ है जिसमें डिटेल्ड वे में मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया था। अगर आपको क्रिस्प में नहीं देखना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है भाई आपके पास समय की थोड़ी मंदी कमी है तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए, फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये बोलते हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो आप चाहे तो यूएसए में भी अप्लाई कर लें, वो आप चाहे तो इंडिया में भी अप्लाई कर लें, वो आप चाहे तो जापान में भी अप्लाई कर लें, मतलब जहां आपका मन करे वहां आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बस अप्लाई करने का थोड़ा सा तरीका इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये सारी जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इनकी क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर एक जगह अप्लाई किए जा सकते हैं ये। सेकेंड है जनरल गाइडेंस। ये बोलते हैं कि ये आपको कोई स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करे कि आप दुविधा में फंसेंगे तो आपको ये करना है या वो करना है, ये आपको डायरेक्टली बता देगा। नहीं, ये ऐसा नहीं करते। ये आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप दुविधा में फंसे हैं, ये करने पे ये रिजल्ट आएगा, ये करने पे ये रिजल्ट आएगा, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो ये आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा नहीं हुआ था रात को सोए सुबह उठे और सारे प्रिंसिपल्स दिमाग में आए और लिख दिए। ये ओवर द टाइम फॉर्म किए गए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करके, देख के, हर एक चीज को समझ के, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लिखे गए और लोगों तक पहुंचाए गए। फिर है फ्लेक्सिबल। ये बोलते हैं बहुत ही रिजिड नेचर की नहीं है कि ऐसा बोला है तो ऐसा ही करना है, नहीं, इट्स फ्लेक्सिबल। आपको सिचुएशन ऐसी लग रही है जिसमें थोड़ा बहुत मोल्ड करना है हमें प्रिंसिपल को, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के हैं। मेनली बिहेवियरल। ये किससे रिलेट करते हैं? लोगों से रिलेट करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में एक एस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स का भी होता है। तो ये ह्यूमन बींग्स से रिलेट करते हैं, लोगों पर्सनल से रिलेट करते हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बोलते हैं हर एक प्रिंसिपल को बनाने के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक जैसे साइंस में होता है बिल्कुल वैसे ही लगाया गया है। कंटिंजेंट। ये बोलते हैं कि ये थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड होंगे, मतलब जैसे सिचुएशन है वैसे लागू किए जाएंगे। अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, डिफरेंट चीज अप्लाई होगी, डिफरेंट है, डिफरेंट चीज अप्लाई होगी। तो थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड है। ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक सिचुएशन में सेम वे में हर एक चीज अप्लाई कर दो या सेम ही चीज अप्लाई कर दो, नहीं। सिचुएशन बेस्ड अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये है कुछ नेचर किसके? हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ये बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन भी पता होना चाहिए इंसान को। तो पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो भी इंसान मैनेजर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, एम करता है कि मुझे अच्छा मैनेजर बनना है, तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट डे ही सारा एक्सपीरियंस लेके आया हो, वो फ्रेशर है, उसको ओवर द टाइम अभी सीखना है। लेकिन अगर वो ये प्रिंसिपल्स पहले से पढ़ के जाता है तो उसे पता है कि कैसी कैसी सिचुएशन उसे देखने को मिल सकती है, कैसे कैसे सिचुएशन में कैसे कैसा रिएक्शन दिया जा सकता है, कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। तो पहले से ही थोड़ा सा ही अपने आप को प्रिपेयर करके आएगा इन प्रिंसिपल्स को पहले से पढ़ने की वजह से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़े हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पता है ना कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करने से क्या रिजल्ट आएगा, तो आप ऐसे में वेस्टेज थोड़ी कम करेंगे। रिसोर्स आपके एवं ही नहीं चले जाएंगे कि हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आएगा, नहीं, आपको पता है क्या रिजल्ट आता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी करेंगे, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साइंटिफिक डिसीजन है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया तो मैंने ऐसा बना दिया, ये प्रिंसिपल नहीं, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। साइंस लगा के, दिमाग लगा के, इंटेलेक्चुअल को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करके फॉर्म किए गए हैं। ठीक है।
मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, अगर आप प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं, उनको लाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी से अप्लाई होते हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिल जाती है, तो थोड़ा सा ईजिली हमारी एनवायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजी हो जाता है चेंजेस को लाना। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं तो इनमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी जब हम पढ़ेंगे फ्योल वाले या फिर टेलर भाई साहब के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें बहुत बार सोसाइटी के बारे में बात हुई है, सोसाइटी का कैसे भला किया जा सकता है उन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी का भी भला कर रहे होंगे, तो आपकी जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो भी क्या होगी, फुलफिल होगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो लोगों के जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके हित के बारे में बात करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बारे में बात करते हैं, उन्हें नई चीजें सिखाने के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल होती है अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अच्छे से अप्लाई करते हैं तो। अंडरस्टूड। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं हेनरी फ्योल भाई साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उनको पढ़ने के लिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्योल भाई साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे और जो टेक्निक्स दी थी उनको पढ़ने। हेनरी फ्योल भाई साहब ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, टेलर भाई साहब ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, बाकी की टेक्निक्स दी थी, ठीक है। एक एक करके हर एक प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क में ये बोलते हैं पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और उसके बाद एक एक पार्ट एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दो। अब जो इंसान बार बार सेम नेचर का काम कर रहा होगा वो इसमें और क्या हो जाएगा, प्रो हो जाएगा। तो बढ़िया कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव होगा, बंदा एक्सपर्ट हो रहा है, काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत स्पीड में होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क करना जरूरी है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोलते हैं अगर आप किसी इंसान को पावर दे रहे हो तो उस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ तो उसके साथ मुझे उसको पावर भी देनी पड़ेगी, ठीक है, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंसान को बोलती हूँ कि अरे मैं जब तक क्लास में नहीं आती पूरी क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए, मैंने उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन अगर मैं उसे लोगों को पनिश करने की पावर ही नहीं दूंगी तो वो क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये सबसे छोटा और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, ये याद रखने के लिए। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड इन हैंड ट्रैवल करती है। अगर किसी को आपने रिस्पॉन्सिबल बनाया है तो आपको उसको उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, एंड अगर आप उसे अथॉरिटी दे रहे हैं तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। डिसिप्लिन, ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मेक श्योर करो कि हर एक चीज बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहे, चाहे वो लोग हो चाहे वो चीजें हो, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूर तक नहीं जा पाएगी। जब जिसका जो मन कर रहा है करने का वो कर रहा है, चिल कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, मन करता तो पढ़ ले, मतलब काम कर लेता, मन करता तो नहीं करता, ऐसे में क्या ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतना डिसिप्लिन तो होना चाहिए कि जिस टाइम पे काम करना है उस टाइम पे सारे लोग काम कर रहे हो और कोई चीज ना कर रहे हो। यूनिटी ऑफ कमांड में ये बोलते हैं कि एक इंसान को सिर्फ एक ही इंसान से ऑर्डर मिलना चाहिए, एक से ज्यादा इंसान से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ये सबऑर्डिनेट है और इसको ऑर्डर देने वाले 2 लोग हैं, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इसने कुछ और ऑर्डर दे दिया, इसने कुछ और ऑर्डर दे दिया, तो ये बेचारा तो कंफ्यूज जाएगा ना कि भैया कौन से वाले ऑर्डर को फॉलो करूँ, इसके वाले ऑर्डर को या इसके वाले ऑर्डर को। तो इसलिए उस इंसान को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमेशा इसको ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान होगा। यूनिटी ऑफ कमांड बोले तो कमांड देने वाला सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए। एक से ज्यादा इंसान अगर होंगे कमांड देने में तो सबऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि हर एक इंसान का मतलब जो एक टीम में काम कर रहा है एक ही गोल होना चाहिए और एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, सो दैट सबके एफर्ट्स टुवर्ड्स एक ही चीज लगे। ये मतलब एक टीम में 5 लोग हैं, एक इंसान अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरे तरीके से काम कर रहा है, तीसरा इंसान अलग ही प्लान के साथ चल रहा है, चौथा इंसान अलग प्लान के साथ चल रहा है, क्या वो साथ में आके एक रिजल्ट दे पाएंगे? तो चाहिए नहीं दे पाएंगे। तो अगर 5 लोग एक टीम में है तो वो उन 5 का एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन का वो होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और उसी के टुवर्ड्स उनको जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी मतलब हमारे गोल्स हैं या फिर हमारे एम्स हैं उनको अचीव किया जा सके। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इन दोनों का मतलब समझिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती हूँ तो मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है अकेली का वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहलाया जाएगा। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होगा ना जो उसने अपने लिए सोचा होगा, तो वो हम सबके इंटरेस्ट से मिलकर बना होगा, जिसे हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। तो कभी भी दोनों में लड़ाई हो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में से आपको एक चूज करना है तो हमेशा जनरल इंटरेस्ट को चूज करिएगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप महत्व न दीजिएगा। मुझे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के और अपने इंटरेस्ट में अगर कभी भी चॉइस मेकिंग करनी है, आई शुड गो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, क्योंकि उससे ओवरऑल भला होगा सबका, जबकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही भला होगा, ठीक है। तो हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सबऑर्डिनेट होना चाहिए, नीचे आना चाहिए किसके, जनरल इंटरेस्ट के।
रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये बोलते हैं जिससे आप जितना काम करा रहे हैं ना उसको उतनी पेमेंट तो देना बनता है। अगर आप किसी से ज्यादा काम करा रहे हैं उसको ज्यादा पेमेंट दीजिए, किसी से कम काम करा रहे हैं उसे कम पेमेंट दीजिए। हर इंसान को उसके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आपने काम उससे बहुत सारा करा रहे हो लेकिन सैलरी आप उनको चिल्लर में दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काम उनसे आप थोड़ा सा करवा रहे हो लेकिन पैसे आप उन्हें भर भर के दे रहे हो, क्योंकि एक में ऑर्गेनाइजेशन का बुरा हो जाएगा और एक में इंसान का बुरा हो जाएगा। तो दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना काम कराया उतनी पेमेंट दो, जितना उसका बनता है उतना उसको बकाया मिलना चाहिए। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी की सारी पावर किसके साथ वो हो, किसके पास एसोसिएटेड हो, एक सेंट्रलाइज बॉडी के पास हो। फॉर एग्जाम्पल एक घर में सारे डिसीजन मेकिंग पापा कर रहे हैं तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में, पापा के हाथ में। बट वहीं पे घर का हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, अपने लिए डिसीजंस ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पावर्स क्या है, सेग्रीगेटेड है, सबके पास डिवाइडेड है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी डिसीजन मेकिंग कोई सेंट्रल बॉडी कर रही है, और डिसेंट्रलाइजेशन बोले तो हर इंसान अपने लिए क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब हर अथॉरिटी, हर बॉडी अपने लिए डिसीजन मेकिंग करिए। ये बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन आ जाएगी तो लोग बहुत ज्यादा अक जाएंगे, और बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगी तो लोग कुछ भी करेंगे। तो दोनों का राइट कॉम्बिनेशन, बैलेंस होना चाहिए। जिन चीजों में लगता है आपको सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए वहां पे सेंट्रलाइजेशन लाए, जिन चीजों में आपको लगता है डिसेंट्रलाइजेशन बढ़िया रहेगी वहां पे वो ले आए। स्केलर चेन में ये बोलते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बनी होती है, और सबसे टॉप वाले को और सबसे छोटे वाले को, मतलब सबसे नीचे आने वाले लेवल वाले को अगर बात करनी है तो उस लाइन को, उस चेन को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर के नीचे हेडमिस्ट्रेस है, हेडमिस्ट्रेस के नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके नीचे टीचर है, उसके नीचे स्टूडेंट है। स्टूडेंट को अगर जाना है चेयरमैन सर तक तो पहले उन्हें टीचर के पास जाना पड़ेगा, फिर हेडमिस्ट्रेस के पास, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, फिर हेडमिस्ट्रेस के पास, फिर प्रिंसिपल के पास बात पहुंचेगी। ऐसा नहीं डायरेक्टली स्टूडेंट मुंह उठा के यहाँ पे पहुंच जाए। तो जो हायरार्की बनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन बनी होती है, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही क्योटिक लगता है, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन में सामान और लोगों का रिस्पेक्टिव प्लेस होना चाहिए। ये सामान अगर यहां मिलता है तो यही मिलना चाहिए हर बार, ये नहीं कि इस बार यहां मिल रहा है वहां फिर मिल रहा है, फिर यहां मिल रहा है फिर वहां मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम गोज फॉर लोग, ये इंसान की अगर ये जगह बैठने की वो हमेशा वहीं मिलना चाहिए। शुडंट बी लाइक आज वो यहां बैठा, कल वो वहां बैठा, परसों वहां बैठा, क्योंकि ऐसे में ढूंढने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो हर इंसान और हर चीज का एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए जिसपे वो यूजुअली मिले और कहीं नहीं मिले, सो दैट टाइम लोगों का वेस्ट ना हो उनको ढूंढते वक्त, ठीक है। मैं बोलती हूँ मेरे यहाँ पे जो मतलब मेरी क्लासरूम में जो वाटर बॉटल है वो हमेशा मेरे टेबल पे मिलेगी। अब ये टेबल पे नहीं मिल रही है, मतलब कभी मैं उधर रख देती हूँ, कभी मैं उधर रख देती हूँ, कभी मैं उधर रख देती हूँ। पानी पीने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ है, बट मेरे को पता है ये टेबल पे मिलती है हर बार, तो मैं बस टेबल पे ही जाऊंगी और वहीं से उठा लूंगी उस चीज़ को, टाइम बचा ना मेरा। तो ऑर्डर बस यही बोलता है कि हर एक चीज़ का एक ऑर्गेनाइज प्लेस होना चाहिए। फिर इक्विटी, ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को समान वैल्यू मिलनी चाहिए। इट शुडंट बी लाइक तू मेरा फेवरेट है मैं तुझे एक्स्ट्रा काम नहीं दूंगी, तू मुझे पसंद नहीं है तो तेरे को मैं 4 घंटे का एक्स्ट्रा काम दूंगी बिना ओवर टाइम के पैसे दिए हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब किसी के साथ इक्वली बिहेव करो, हर किसी के साथ जस्टिस करो। तू गोरा है तो मैं तेरे को ज्यादा भाव दूंगी, तू काला है मैं तेरे को भाव नहीं दूंगी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये बोलते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयज, वर्कर्स, वो संतुष्ट रहें और ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे। इट शुडंट बी लाइक आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको मजा नहीं आ रहा कल वो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं हुई ना तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है लोगों का आवन जावन, कि एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा तो ये प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी बात नहीं होती। लोग आएंगे, स्टे करेंगे, चीजें सीखेंगे, रिजल्ट देंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लोग आएंगे चले जाएंगे, कुछ रिजल्ट ही नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी खराब होगी। इनिशिएटिव, ये बोलते हैं हर एक इंसान को मौका देना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर कोई बढ़िया ऑप्शन है, कोई सोल्यूशन है, कोई सजेशन है, तब आके अपना सजेशन हमारे सामने रखो। हमेशा इतना ओपन एंडेड स्पेस रखना चाहिए इंसानों के लिए। इट शुडंट बी लाइक तू मेरी क्लास में बोलियो मत, मेरे को तेरा सजेशन सुनना ही नहीं है, ऐसे रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो इंसान कभी इनिशिएटिव लेगा ही नहीं आगे आने का या अपनी बात सामने रखने का। तो हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपनी बात सामने रखने का। दैट पर्सन शुड फील लाइक कि अरे मेरा वहां पे जाना, अपनी सजेशन देना इज वर्थ है। स्पिरिट द कॉर्प्स में ये बोलते हैं कि टीम स्पिरिट मेंटेन करो, हमेशा आई को वी से रिप्लेस करो। अपने बारे में मत सोचो, टीम के बारे में सोचो, हमेशा टीम वर्क पे बिलीव करो कि साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स किसके, फ्योल भाई साहब के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 प्रिंसिपल्स जो कि हमारे टेलर भाई साहब ने हमें दिए हैं, जिनमें पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
टेलर भाई साहब बोलते हैं कि हर काम को करने का, चाहे वो काम कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है, और हर मैनेजर को वो साइंटिफिक मेथड ढूंढना चाहिए सो दैट काम उसी के अकॉर्डिंग हो और बढ़िया रिजल्ट आए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की। तो रूल ऑफ थंब ना चलाओ, इसका रूल मत चलाओ, तुम तो साइंस रूल चलाओ, तुम हर एक चीज को करने का साइंटिफिक तरीका ढूंढो जिससे कम वेस्टेज हो, कम टाइम जाए और बढ़िया आउटपुट डिराइव हो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर्स हाथ से हाथ मिला के चलो, ठीक है। मैनेजमेंट और वर्कर्स इन दोनों के बारे में बात होती है यहाँ पे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, हार्मनी मेंटेन करो, वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे के बारे में सोचो। और इसी का ही एक्सटेंडेड पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में कॉपरेशन बना के चले, अपने हित के बारे में ज्यादा ना सोचे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। मैनेजर्स को लग रहा है कि मतलब वर्कर्स को इस समय जरूरत है एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह की, तो उनकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दे। वर्कर्स को लग रहा है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, अपने थोड़े से काम की ड्यूरेशन बढ़ा दे सो दैट वर्क मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाए। तो एक दूसरे के बारे में सोचो, जब हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म होती है और मतलब परफॉर्म करती है और ग्रोथ भी होती है उसकी, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी इन प्रॉस्पेरिटी, हर इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसके हाईएस्ट एफिशिएंसी लेवल को अचीव करवाने के बारे में सोचो, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचो। अगर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, वहाँ उन्हें लग रहा है कि मेरे को थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके मुझे और बढ़िया बनाया जा सकता है, मुझे और डेवलप कराया जा सकता है, तो उन्हें वो ट्रेनिंग मुझे प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक बंदे की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना चाहिए और जितनी उसकी डेवलपमेंट करवा पाओ उतनी करवाओ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निक्स, जिसमें है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये बोलते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप में कि एक फॉरमैन रखो, ठीक है, एक नहीं एक्चुअली 8 फॉरमैन रखो, जिसमें कुछ प्लानिंग के ऊपर फोकस करेंगे, कुछ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, और ये मेक श्योर करेंगे कि वर्कर्स अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉरमैन कौन होता है? बेसिकली टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो होती है मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ये मैनेजर डायरेक्टली वर्कर से एसोसिएटेड होता है। मैनेजर वर्ड मैंने गलत बोल दिया, ये इंसान जो होता है ना मैनेजमेंट का, ये डायरेक्टली वर्कर से एसोसिएटेड होता है। तो वर्कर से कैसे काम करा रहे हैं इसके बस में होता है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया 8 फॉरमैन अपॉइंट करो, 4 को प्लानिंग में लगाओ, 4 को प्रोडक्शन में लगाओ, वो मेक श्योर करेंगे कि बढ़िया तरीके से प्लानिंग और बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन हो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये बोलते हैं एक स्टैंडर्ड बना दो और हर इंसान को बोलो कि भैया तुम्हें ये स्टैंडर्ड मीट करना है नो मैटर व्हाट। जब आपने स्टैंडर्ड बना दिया, हर इंसान को पता है कि मुझे काम कैसे करना है सो दैट मैं स्टैंडर्ड को मीट कर सकूं, फिर आगे का काम उसकी सरदर्दी होगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में ये बोलते हैं जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना, जितनी भी कॉम्प्लेक्स टास्क है काम को कंप्लीट करने के लिए, उन सबको हटा दो और सिंप्लीफाइड बना दो, केक वॉक बना दो लोगों के लिए, मतलब इजी, इतना इजी बना दो कि लोगों को लगे ही नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं वर्क स्टडी। एक्चुअली वर्क स्टडी एक मतलब टेक्निक है जिसमें 4 स्टडीज आ जाती है। पहली है मेथड स्टडी, फिर है मोशन स्टडी, फिर है टाइम स्टडी, फिर है फटीग स्टडी। मेथड स्टडी में हम किसी भी काम को करने का जो बेस्ट मेथड होता है ना वो चूज करते हैं। तो मेथड स्टडी के अकॉर्डिंग हम बेस्ट मेथड ढूंढते हैं किसी भी काम को करने का। मोशन स्टडी बोलता है कि जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट मोशंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें। जो काम के मोशन है उनको रख लो, जो बेफिजूल के मोशंस हैं उनको हटा दो, ताकि एक तो काम कम समय में कंप्लीट हो और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कंप्लीट हो। टाइम स्टडी बोलता है हर काम को करने का एक बेस्ट टाइम ड्यूरेशन होता है। बेस्ट टाइम ड्यूरेशन बोले तो अगर मैं आपको फर्स्ट से ये रेड कलर का पेंट करके दिखा रही हूँ, ठीक है, तो इसको पेंट करने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट इसका क्या है, बेस्ट टाइम है। अगर मैं 1 मिनट से कम लगा रही हूँ मतलब शायद मैं कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही हूँ, और 1 मिनट से ज्यादा लगा रही हूँ मतलब मैं जबरदस्ती एक काम जो 1 मिनट में हो सकता है उसको खींच रही हूँ, ठीक है। तो टाइम स्टडी आपको बेस्ट टाइम बताता है किसी भी काम को कंप्लीट करने का, सो दैट आप इससे एनालाइज कर सके कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है इफेक्टिव नहीं है, सॉरी। फटीग स्टडी, फटीग स्टडी बोलता है कि काम करते करते कितने इंटरवल बाद इंसान इतना थक जाता है कि उसको रेस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्स्ट से मैं आपको लगातार पढ़ा रही हूँ 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, क्या मुझे बीच में रेस्ट नहीं लगेगी? ऑब्वियसली लगेगी ना। तो 2 घंटे में मुझे किस इंटरवल पे रेस्ट ले लेनी चाहिए, ये फटीग स्टडी बताता है। फटीग का मतलब होता है थकान होना, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि कब इंसान इतना थक गया कि अब उसको रेस्ट प्रोवाइड कर दो सो दैट उसकी एनर्जी वापस आ जाए और वो बढ़िया तरीके से आगे का काम करे। देन है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें ये बोलते हैं हमेशा लोगों को पेमेंट कैसे करो, इस तरीके से करो कि जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो हर वर्कर की पेमेंट डिफरेंट होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान 10 पीसेस बनाता है एक दिन में तो उसको हर पीस के 50 रुपए दो, और अगर कोई इंसान 10 से कम पीसेस बनाता है तो उसको हर एक पीस के 40 रुपए दो, और कोई इंसान 10 पीस से ज्यादा बनाता है तो उसको 60 रुपए दो,
तो यहाँ पे अगर किसी इंसान ने 8 पीस बनाए हैं उसको 40 रुपए पर पीस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। वहीं अगर उसने 10 पीस बनाया तो उसको 50 रुपए पर पीस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और वहीं उसने अगर 10 से ज्यादा बना दिया, 11 बना दिया, 12 बना दिया, तो उसको हर पीस का 60 रुपया मिलेगा। ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब हर पीस के बेसिस पे यू विल गेट वेजेस, मतलब डिफरेंशियल वेजेस मिलेंगे हर एक इंसान को, ठीक है। तो टेलर भाई साहब का ये मानना था, फ्योल भाई साहब का ये मानना था। आई होप ये सारे प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कुछ भी नहीं है, बस एंड है, क्योंकि ये चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया है कम ड्यूरेशन में। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर वाला एक वीडियो आने वाला है, जिसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस है ना, जिनसे हर बार सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है, वो मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं और उनको लिखने का तरीका भी बताया, जिसमें एमसीक्यू 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो वीडियो ध्यान से देख लेना, सो दैट चैप्टर के रिविजन के साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए। केस बेस्ड क्वेश्चंस मैं अलग से लाऊंगी आप लोगों के लिए। 1 मार्क में जो आ सकते थे वो तो मैंने इसी में लिया है, लेकिन जो बाकी हैं, जो लंबे लंबे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी अलग वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो पूरी प्रेपरेशन बिफोर ये 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हमने करके रखी हुई है। आपको बस ये वीडियोस टाइमली देखनी है। जो और किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए वो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम वो कर देंगे आपकी। एंड फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।